नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं सभी को समझाऊंगा। तो वो दोस्तों ये जो विद्युत बल्ब होता है ना, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैसें भरी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। दोस्तों ये जो नाइट्रोजन है ना, इसका सिंबल एन होता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है, और आर्गन जो है इसका सिंबल AR होता है और एटॉमिक नंबर जो है ये 18 होता है। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाए कि विद्युत बल्ब में इन गैसों का परसेंटेज कितना होता है, तो जो नाइट्रोजन है ये 7% भरी होती है और जो आर्गन है ये 93% भरी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जो विद्युत बल्ब है इसकी खोज किसने की थी, तो थॉमस एडिसन ने। किसने की थी? थॉमस एडिसन ने जो है विद्युत बल्ब की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जो विद्युत बल्ब होता है इसका फिलामेंट होता है, इस प्रकार से विद्युत बल्ब होता है। ठीक है, ये विद्युत बल्ब है और ये जो इसका फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? फिलामेंट, या फिर इसको हम तंतु भी बोलते हैं। तो ये फिलामेंट या फिर तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, जो टंगस्टन है इसका सिंबल W होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। ठीक है, और ये टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है। हमने हमेशा पढ़ा है कि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, इसलिए तंतु जो है ये टंगस्टन का बना होता है। लेकिन टंगस्टन का गलनांक होता कितना है? तो टंगस्टन का गलनांक जो है ये 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 3422 डिग्री सेल्सियस। यदि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को कठिन करना चाहे तो ऐसे ही फैक्ट पूछ लेता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट हमें याद रखना है और ये सभी फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर दें और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन H को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो विटामिन H है ना, इसको विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है और विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। तो इसको विटामिन B7 और बायोटीन दोनों नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो छोटी आंत है ना, ये बड़ी आंत से बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर। कितनी? 6.5 मीटर जो है ये छोटी आंत की लंबाई होती है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर जो है ये बड़ी आंत की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र मुंह से लगाकर गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है। तो जो डाइजेशन सिस्टम है इसकी हमें लंबाई बताना है। तो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम की लंबाई होती है 9 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। इस 9 मीटर में से छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। ठीक है, तो छोटी आंत को हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं और बड़ी आंत को हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों आंतों की केवल लंबाई हो जाती है 8 मीटर। अब बाकी का बचता है 1 मीटर। तो 1 मीटर में से कुछ भाग रहता है स्टोमेच का, कुछ यहाँ पर गर्दन का रहता है और कुछ यहाँ पर एनल का भाग रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डाइजेशन सिस्टम है इसकी टोटल लंबाई 9 मीटर होती है। ये प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये जो एनीमिया रोग है ना, ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। एनीमिया रोग में क्या होता है? तो रक्त में RBC की मात्रा में कमी हो जाती है। और ये जो विटामिन B12 है ना दोस्तों, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम यदि पूछे तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थि मज्जा को हम दोस्तों इंग्लिश में बोन मैरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं हम अस्थि मज्जा को। ठीक है, और ये जो जो RBC है ना, ये कहाँ पर नष्ट होती हैं। तो RBC नष्ट हो जाती हैं पीलिया में। कहाँ पर?
प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं और अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। लेकिन एक फैक्ट है जो कंफ्यूज करता है, भ्रूण अवस्था में, कहाँ पर, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में। लीवर को हम यकृत भी बोलते हैं और यहाँ पर जो है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। ये फैक्ट हमें कंफ्यूज कर देता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी मैंने अभी आपको बताया ये कहाँ पर नष्ट होती हैं, तो ये प्लीहा में नष्ट होती हैं। और प्लीहा या फिर इसको हम स्प्लीन भी बोलते हैं, प्लीहा या फिर हम इसको स्प्लीन भी बोलते हैं, तो इसे जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार में उपयोग होने वाली सामग्री का प्रतिशत है। तो जो दोस्तों ये फ्यूज तार होता है ना, ये शीशा और टिन का बना होता है, लेकिन परसेंटेज पूछ ले तो इसमें जो है 67% शीशा होता है और 33% इसमें टिन होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो फ्यूज तार है ना, इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि करंट यदि तेजी से फ्लो होगा तो ये फ्यूज तार पिघल जाएगा और जो अन्य लाइनें होती हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए किस उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। फ्रेंड, ये जो रेडॉन गैस है ना, एक प्रकार की उत्कृष्ट या फिर नोबल गैस है। इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है Rn और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 86 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हीलियम। तो जो भी गैसें हैं सभी के प्रयोग परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हीलियम का प्रयोग क्या होता है, तो ये गुब्बारों में भरी होती है। जो गुब्बारे होते हैं, बलून होते हैं, उसमें ये हीलियम गैस भरी होती है। और जो गोताखोर जाते हैं, ठीक है, तो गोताखोर एक सिलेंडर ले जाते हैं। उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो उस सिलेंडर में जो है हीलियम और ऑक्सीजन भरी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नियॉन। तो इस गैस का क्या यूज़ होता है, तो देखिए नियॉन जो इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल होते हैं, विद्युत संकेत, ठीक है, उनमें जो है नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। और जो आर्गन है ये विद्युत बल्ब में भरी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमलगम किस मिश्र धातु को कहा जाता है, मरकरी और जस्ता को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो अमलगम है इसका प्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो अमलगम है इसका प्रयोग खोखले दांतों को भरने के लिए किया जाता है। जो खोखले दांत होते हैं उनको भरने के लिए अमलगम का प्रयोग किया जाता है। और ये जो अमलगम है मरकरी और जस्ता से मिलकर बना होता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्तरस यानी कि वायल जूस कहाँ से उत्पन्न होता है। तो जो पित्तरस है ना, ये यकृत से उत्पन्न होता है। यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लीवर से ये वायल जूस उत्पन्न होता है। और ये जो वायल जूस है इसका काम क्या होता है, तो ये वायल जूस खाने को पचाने में मदद करता है। ठीक है, और परीक्षा में पूछा जाता है कि पित्तरस यानी कि वायल जूस का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 जो है ये वायल जूस का पीएच मान होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो जो बैटरी का आविष्कार है ना, ये वोल्टा ने किया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। इनका पूरा नाम है एलोजांद्रो वोल्टा। ठीक है, एलोजांद्रो वोल्टा जो है इनका पूरा नाम है। और इन्होंने जो है सन 1800 ईस्वी में बैटरी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने वाले उपकरण को कहा जाता है ट्रांसफार्मर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए वेबर जो इकाई है, वेबर, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है चुंबकीय फ्लक्स, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना यानी कि गोल्ड किस अम्ल में घुलता है। तो ये जो सोना है ना दोस्तों, ये अम्ल राज्य में घुलता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो अम्लराज है ना, ये दो अम्लों से मिलके बना होता है। दो अम्ल कौन कौन से हैं, एक तो नाइट्रिक अम्ल और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए अम्लराज को क्या बोलते हैं, इसलिए अम्लराज को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इसको एक्वारेजिया भी बोलते हैं। और ये जो अम्लराज है ना, इसका रासायनिक सूत्र हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है।
तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HNO3 प्लस 3HCl। क्या होता है, HNO3 प्लस 3HCl जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ज्योति तीव्रता है ना, इसका मात्रक कैंडिला होता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है केल्विन। केल्विन किस चीज़ का मात्रक है, तो ये ताप का मात्रक है। और यहाँ पर लिखा है ल्यूमेन। तो ये जो ल्यूमेन है ना, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। और जो डेसिबल है ना, सभी लोग जानते हैं कि ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। तो इन चार मात्रकों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो ये जो एंगस्ट्रॉम है ना, ये लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परीक्षा में कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना, 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम में। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को पानी में घोलने पर, साबुन को पानी में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो जो जल का पृष्ठ तनाव है ये घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम साबुन को पानी में घोलेंगे तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण झाग उत्पन्न होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, किस कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें गोल होती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध को निकालने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो दूध को निकालने के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, इसका रिसाव कहाँ से होता है या फिर इसका स्रावण कहाँ से होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है इसका स्रावण होता है। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और दुधारू पशु होते हैं, जब उनका प्रसव होता है तो उस समय इनको ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए। ठीक है, दूसरा इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो जो प्रसव के बाद जब खून निकलता है और खून का बहाव यदि ज़्यादा होता है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसका दुरुपयोग किया जाता है एक्चुअल में। तो इसका दुरुपयोग जो दुधारू पशु होते हैं जैसे गाय और भैंस हैं, ठीक है, तो उनसे दूध का श्रावण करने के लिए कि अधिक मात्रा में उनसे दूध निकले, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसके इंजेक्शन लगाए जाते थे। लेकिन ये 2018 से इंजेक्शन बैन हो गए हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसके संबंध में इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 20 क्वेश्चन है, दूध श्रावण का आरंभ क्या कहलाता है। तो जो दूध श्रावण का आरंभ है ना, ये लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, लैक्टोजेनेसिस कहलाता है दूध श्रावण का आरंभ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक खतरे में स्थित किन प्राणियों की लिस्ट है। तो ये जो रेड डेटा बुक है ना, ये खतरे में स्थित या फिर जो विलुप्त अवस्था में होने की कगार पर होते हैं जानवर, पेड़ और फुंगी, इन सभी की लिस्ट है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो रेड लिस्ट है ना, ये कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये रेड लिस्ट जारी करता है IUCN। IUCN जो है ये रेड लिस्ट जारी करता है। तो इसके बारे में हमें चीज़ें पता होना चाहिए। IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई। तो ओजोन दिवस मनाने की जो घोषणा है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और जो ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन दिवस है ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए लकड़ी पर किसका लेपन किया जाता है। तो जो लकड़ी की वस्तुएं होती हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो जिंक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ZnCl2। क्या होता है, ZnCl2 जो है ये जिंक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है।
नंबर 25 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। दूरी को मापने में प्रयोग की जाने वाली इकाई है, तो जो डिस्टेंस मेजरमेंट है इसकी यूनिट हमें बताना है। तो दूरी को हम खगोलीय इकाई में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं और पारसेक में भी मापते हैं। तो ये जो तीनों इकाई हैं ये दूरी को मापने की इकाई हैं। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। ठीक है, जो तीन इकाई हैं यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार में हम तीनों को समझ लेते हैं। देखिए जो खगोलीय इकाई है इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं और इसको AU के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये खगोलीय इकाई होती क्या है? देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। किसको? सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसको हम AU के माध्यम से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 AU इक्वल टू कितना होता है? इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 1 AU इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नंबर 3 पे लिखा है पारसेक। जो पारसेक है ना, ये दूरी को मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इसको आप याद रखेंगे। इसका आप एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस का केमिकल सूत्र क्या होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो लाफिंग गैस के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो देख सकें। और इसी प्रकार के हम इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप कहीं से भी हमारे वीडियो देख सकते हैं या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।